तो आज हम जॉन हाइल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, फिलॉसफी ऑफ माइंड, अ कंटेम्पररी इंट्रोडक्शन। हाँ, और इसका जो शीर्षक है वो थोड़ा धोखा दे सकता है। बिल्कुल, शीर्षक से लगता है कि ये कोई सामान्य परिचय वाली किताब होगी, जो शायद नए छात्रों के लिए लिखी जाती है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप इसकी भूमिका पढ़ते हैं, मतलब इसका प्रीफेस, तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई गाइड बुक नहीं है। ये एक तरह का घोषणा पत्र है, एक मैनिफेस्टो। सही कहा। हाइल शुरुआत में ही ये बता देते हैं कि उनका इरादा मन के दर्शन को सिर्फ जैसे मनोविज्ञान या न्यूरोसाइंस से जोड़कर देखने का नहीं है। वो एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी बुनियादी दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मन से जुड़े सबसे गहरे सवाल असल में मेटाफिजिक्स के सवाल हैं। और मेटाफिजिक्स शब्द सुनते हैं कई लोगों को लगता है कि ये कोई हवाई बात होने वाली है। हाँ, जिसका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाइल का मतलब यहाँ कुछ और ही है ना? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाइल के लिए मेटाफिजिक्स का मतलब कल्पना की उड़ान भरना नहीं है। यूं समझिए कि ये इस बात का सबसे अच्छा हिसाब किताब लगाने की कोशिश है कि इस दुनिया में असल में क्या-क्या मौजूद है, जिसे दार्शनिक भाषा में ऑन्टोलॉजी कहते हैं। हाँ, ऑन्टोलॉजी। और ये विज्ञान के खिलाफ नहीं जाती, ये विज्ञान के नतीजों को पूरी गंभीरता से लेती है। हाइल का नजरिया ये है कि विज्ञान हमें बताता है कि दुनिया क्या कर रही है, और मेटाफिजिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि दुनिया को कैसा होना चाहिए ताकि वो ऐसा कर सके। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ अलग-अलग थियरीज की लिस्ट बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हाइल के उस खास चश्मे को समझना चाहते हैं जिसे पहनकर वो इस पूरे विषय को देख रहे हैं। ठीक कहा। और ये तरीका समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो किस चीज को खारिज कर रहे हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। हाइल अपने दौर के एक बहुत प्रभावशाली विचार पर सीधा हमला करते हैं। डेविड लुइस की पॉसिबल वर्ल्ड्स थियरी। हाँ, संभावित दुनियाएं। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये वही आइडिया है कि हमारी दुनिया के अलावा अनगिनत और भी दुनियाएं हैं? हाँ, मोटे तौर पर ये वही है। लुइस का विचार था कि हमारी दुनिया जैसी ही, मतलब उतनी ही असली, अनगिनत और दुनियाएं मौजूद हैं। उतनी ही असली? हाँ, बिल्कुल। वो हमसे अलग थलग हैं, लेकिन हैं उतनी ही असली। किसी दुनिया में शायद डायनासोर कभी खत्म नहीं हुए, किसी में आपने आज सुबह चाय की जगह कॉफी पी। हर संभावना के लिए एक अलग दुनिया। ये तो सोचने में ही अजीब लगता है। लेकिन दार्शनिकों ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? इसका कोई फायदा तो होगा? बिल्कुल। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी, ये दार्शनिकों के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल था। कैसे? सोचिए, हम कहते हैं अगर मैंने चाबी घुमाई होती तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती। इस अगर तो वाले वाक्य का सच किस बात पर निर्भर करता है? पॉसिबल वर्ल्ड्स की थ्योरी कहती है कि ये सच इसलिए है क्योंकि एक ऐसी संभावित दुनिया मौजूद है जो हमारी दुनिया जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि उसमें आपने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो इसने जरूरत और संभावना जैसी मुश्किल चीजों के बारे में बात करने का एक साफ रास्ता दिया। बिल्कुल, एक बहुत सटीक तरीका दिया। ठीक है, तो ये एक उपयोगी मॉडल था। लेकिन हाइल को इससे क्या परेशानी थी? सिर्फ ये कि ये विचार सुनने में अजीब है? नहीं, सिर्फ इतना नहीं। हाइल की पहली आपत्ति तो यही है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। अनगिनत असली दुनियाओं का अस्तित्व मानना एक बहुत बड़ा, मतलब ऑन्टोलॉजिकल बोझ है। लेकिन उनकी दूसरी और ज्यादा गहरी आपत्ति ये है कि कई दार्शनिक इन पॉसिबल वर्ल्ड्स के अस्तित्व को मानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी दलीलों में इनका इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि ये तो बस सोचने का एक सुविधाजनक तरीका है। अच्छा, तो असली समस्या यहाँ है। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई अर्थशास्त्री असली दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए मोनोपोली के खेल के नोटों का इस्तेमाल करें और कहे, देखो ये नोट असली नहीं है, ये बस एक मॉडल है। वाह, वो मोनोपोली वाली बात एकदम सटीक है। हाइल यही पूछ रहे हैं कि अगर आप मानते ही नहीं कि ये दुनियाएं हैं, तो फिर आपके दावों का आधार क्या है? आपकी बातें सच हैं या झूठ, ये तय कैसे होगा? बिल्कुल, अगर आपके नोट ही नकली हैं, तो उन पर आधारित आपके दावे मजबूत कैसे हो सकते हैं? आप तो बस अपनी बनाई हुई एक भाषा के खेल में उलझे हुए हैं। क्यों ना हम इन काल्पनिक दुनियाओं के बजाय सीधे अपनी इसी असली दुनिया की विशेषताओं की बात करें। और इसी को समझाने के लिए हाइल एक बहुत मजेदार मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, भाषाई पूंछ का सत्तामूलक कुत्ते को हिलाना। हाँ, द लिंग्विस्टिक टेल वैगिंग द ऑन्टोलॉजिकल डॉग। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कुत्ता असलियत है, यानी ऑन्टोलॉजी, दुनिया में जो कुछ सच में है, और पूंछ हमारी भाषा और हमारे मॉडल हैं।
होना तो ये चाहिए कि कुत्ता पूंछ को हिलाए, यानी हमारी समझ असलियत पर आधारित हो। लेकिन हाइल कह रहे हैं कि दार्शनिकों ने इसका उल्टा कर दिया है। हाँ, उनकी भाषाई पूंछ यानी पॉसिबल वर्ल्ड्स का मॉडल उनके सत्तामूलक कुत्ते यानी असलियत की समझ को कंट्रोल कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एआई रिसर्चर जो सिर्फ पैटर्न और एल्गोरिदम की भाषा में सोचता है, वो शायद मन की हकीकत को समझने से चूक रहा है। आप बिल्कुल मुद्दे की जड़ तक पहुंच गए। हाइल यही कहेंगे। वो कहेंगे कि अगर आप चेतना को सिर्फ एक भाषाई लेबल मानते हैं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या है। तो पहले मानना होगा कि ये एक वास्तविक चीज है। हाँ, दुनिया का एक असली गुण है, और फिर पूछना होगा कि हमारी दुनिया का ढांचा कैसा होना चाहिए कि उसमें चेतना जैसी चीज मौजूद हो सके। भाषा को असलियत का पीछा करना चाहिए, असलियत को भाषा का नहीं। ये तो बहुत मजबूत नजरिया है, और ये रातों रात तो नहीं बना होगा। हाँ, और ये इस किताब को बहुत मानवीय बना देता है। वो बताते हैं कि अपनी पिछली किताब पर काम करते हुए वो एक क्लासिक दार्शनिक पहेली से बुरी तरह जूझ रहे थे, मानसिक कारण की समस्या। मेंटल कोजेशन। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। मैं सोचता हूँ कॉफी बनानी है और मेरा शरीर हरकत में आ जाता है। एक सोच जो भौतिक नहीं है। हाँ, जिसका कोई वजन या आकार नहीं है, वो मेरे हाथ पैर के न्यूरॉन्स को कैसे चला सकती है? ये तो जादू जैसा लगता है। बिल्कुल, ये दर्शन की सबसे पुरानी और मुश्किल समस्याओं में से एक है। हाइल को एहसास हुआ कि इस समस्या का कोई भी समाधान मतलब सतही धारणाओं से नहीं मिल सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें क्या समझ आया? उन्हें समझ आया कि वो गलत जगह पर जवाब ढूंढ रहे थे। वो लिखते हैं कि जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि वास्तविकता का बुनियादी ढांचा क्या है, तब तक वो उसमें मन की भूमिका तय नहीं कर सकते। ये तो वैसा हुआ जैसे बिना मजबूत नींव के एक आलीशान इमारत बनाने की कोशिश करना। बिल्कुल, आप मन की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक आप होने की बात न करें। और इसी एहसास को वो एक धार्मिक रूपांतरण जैसा बताते हैं। ये बहुत मजबूत शब्द है। हाँ, ये शब्द दिखाता है कि ये उनके लिए कितना गहरा अनुभव था। उन्हें लगा कि वो और उनके जैसे कई दार्शनिक अब तक गलत सवाल पूछ रहे थे या सही सवालों को गलत औजारों से हल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो भाषा और मॉडलों के खेल में उलझे थे, जबकि सवाल हकीकत का था। और वो इस सफर में अकेले नहीं थे। वो अपने एक सहयोगी सीबी मार्टिन का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, हाइल जिक्र करते हैं कि मार्टिन के साथ उनकी तीखी बहसें होती थीं, जिन्होंने उन्हें ऑन्टोलॉजिकल गंभीरता की ओर धकेला। आप कल्पना कर सकते हैं, दो दार्शनिक एक कमरे में घंटों बहस कर रहे हैं इस बात पर कि हकीकत की बुनियाद क्या है। यही तो दर्शन है। ये सिर्फ किताबों में लिखी सूखी बातें नहीं है, बल्कि ये इंसानी संघर्ष, असहमति और फिर नई समझ तक पहुंचने की एक जिंदा प्रक्रिया है। और इसी संघर्ष से ये किताब पैदा हुई। बिल्कुल। तो अगर हाइल इन सारे स्थापित तरीकों को किनारे रख रहे हैं, तो फिर वो हमें इस किताब में किस सफर पर ले जाने वाले हैं? वो एक पारंपरिक रास्ते से ही शुरू करते हैं, लेकिन उनका चश्मा नया है। वो डेकार्त के द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म से शुरू करेंगे। वो क्लासिक विचार जहां मन और शरीर को दो पूरी तरह अलग चीजें माना जाता है। हाँ, फिर वो भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, जो कहता है कि सब कुछ भौतिक है। और फिर फंक्शनलिज्म जैसे आधुनिक सिद्धांतों की भी बात होगी, जो मन को एक तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह देखते हैं। हाँ, वो इन सभी बड़े सिद्धांतों की यात्रा करेंगे, लेकिन फर्क ये है कि वो हमेशा अपना ऑन्टोलॉजी वाला चश्मा पहने रहेंगे। वो हर सिद्धांत से एक ही सवाल पूछेंगे। हाँ, कि ठीक है, आपकी थ्योरी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये वास्तविकता के किस मॉडल पर आधारित है? आपके मन का इस पूरी तस्वीर में क्या काम है? वो कैसे फिट होता है? मतलब वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी थ्योरी क्या है, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि आपकी थ्योरी को सच होने के लिए दुनिया को कैसा होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और इसी के साथ उनका एक और बड़ा वादा है, जो इस किताब को खास तौर पर नए पाठकों के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। वो क्या है? वो जानबूझकर मुश्किल तकनीकी शब्दों जैसे सुपरवीनियंस और पॉसिबल वर्ल्ड्स के जटिल सिद्धांतों से बचते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर दर्शन की दुनिया में ऐसा लगता है कि जो जितनी मुश्किल शब्दावली का इस्तेमाल करता है वो उतना ही बड़ा ज्ञानी है। ये जागन, ये खास शब्द एक तरह की दीवार बन जाते हैं। और हाइल का मानना है कि ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये एक धोखा भी हो सकता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करने से हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे दावों का जमीन से, हकीकत से क्या वास्ता है। मतलब ये मुश्किल शब्द एक ढाल बन सकते हैं, जिसके पीछे छुपकर हमें असल सवालों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक यही बात है। इसलिए हाइल का वादा है
कि वो दर्शन के बुनियादी विचारों को साफ और सरल भाषा में व्यक्त करेंगे। ये किताब सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं है। ये उन सभी के लिए है जो मन की प्रकृति को गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ, चाहे उनका दर्शन में कोई बैकग्राउंड हो या ना हो। ये एक तरह से दर्शन को वापस उसकी जड़ों की ओर ले जाने की कोशिश है। तो जॉन हाइल के इस भूमिका से अगर एक सबसे बड़ा सबक निकालना हो तो वो ये है, मन को सही मायने में समझने के लिए सिर्फ दिमाग की बनावट या कंप्यूटर के काम करने के तरीके को देखना काफी नहीं है। हाँ, ये सब बेहद जरूरी हिस्से हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताते। क्योंकि ये सब कैसे के सवाल का जवाब देते हैं। दिमाग कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे गणना करता है। लेकिन हायल हमें एक ज्यादा गहरा सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या का सवाल? हाँ, वास्तविकता की असल प्रकृति क्या है और इस विशाल तस्वीर में मन नाम की ये चीज क्या है और कहाँ फिट होती है। और ये नजरिया मुझे लगता है कि सिर्फ दर्शन पर ही नहीं बल्कि किसी भी ज्ञान के क्षेत्र पर लागू हो सकता है। बिल्कुल। हम अक्सर अपने अपने विषयों के तकनीकी शब्दों और मॉडलों में इतने खो जाते हैं कि हम उन बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाना भूल जाते हैं जिन पर हमारा पूरा क्षेत्र टिका होता है। हाइल हमें याद दिला रहे हैं कि मन का दर्शन सिर्फ मन के बारे में नहीं है, ये असलियत के बारे में है। जब तक हम असलियत के बारे में अपनी समझ को साफ नहीं करेंगे, तब तक मन हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा। तो यहाँ पर अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे हाइल के नजरिए से निकलता है। जरूर। विचार ये है, अगर हम किसी भी विषय से, चाहे वो दर्शन हो, अर्थशास्त्र हो या मनोविज्ञान, सारे तकनीकी शब्द, सारी खास शब्दावली और सारे जटिल मॉडल्स एक पल के लिए हटा दें, तो दुनिया के बारे में कौन सी जरूरी सच्चाइयां बचती हैं? जब सारी मुश्किल भाषा चली जाती है तो हम असल में किस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं?